लीजिए, और इस- मैं आप मैं आपको दिख भी रहा हूँ। कंटिन्यू सर। हाँ, तो हमने कहा कि विवेचना का मतलब होता है कि जो डीपीएसपी हमारा है उसके बारे में बताना है। उसके बारे में बताने का मतलब क्या है? तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसको लेकर उसको स्पष्ट करना है। ठीक है? यस सर। और कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? बहुत सारे अभी बच्चे तक जो के है बहुत सारे बच्चे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिए हैं। हमने कहा कि उसमें देखिए, आप देखेंगे तो गांधीवादी मूल्य भी है ना, पूंजीवादी मूल्य नहीं, भी है, मैंने जातिवादी मूल्य भी मैंने है। चेक किया है तो उसमें कमेंट किया है मैंने। हाँ, बच्चे मैंने बच्चे रिव्यू में दो तीन बच्चों को सुना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हैं, हालांकि भाषा में कुछ सुधार दिख रहा है। और हाँ, एक चीज मैंने देखा क्या कि 3 बच्चे का सुना, तीनों बच्चे एक ही तरह से भूमिका लिखे हैं। राज सर आप म्यूट बुक है। से ही ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहा है। हाँ सर, बोलिए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं नहीं, मैं म्यूट हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि भूमिका चलिए, लिखे है ना, तो तीन बच्चे का भूमिका मैंने सुना। तीनों बच्चे एक ही तरह का भूमिका लिखे हैं। हमने कहा कि हाँ तो रिसोर्स सर से पढ़े हैं तो इसका मतलब सब एक ही तरह से लिखेंगे। यहीं पे पकड़े जा रहे हैं रिसोर्स आप ऑफ लोग। रिसोर्स ऑफ मटेरियल सबके पास एक ही है ना सर? हाँ हाँ, तो दिक्कतें वहां आ जाती है थोड़ा सा। बस थोड़ा देखिए वहां मटेरियल से क्या, मटेरियल का वैरायटी रखेंगे ना तो थोड़ा सा कि आंसर अलग होंगे। सुन रहे बच्चे? यस सर। हाँ, यस क्योंकि सर। चलिए क्योंकि एक तरह लिखना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल एक तरह लिखना बुरी बात है ना। बिल्कुल एक तरह नहीं होनी चाहिए। मालूम चलता है कि जो चीजें आप लिख रहे हैं वही चीजें दूसरा बच्चा भी लिख रहा है। तो यहाँ तक के क्लास में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? सर बोल रहे थे कि जैसे हम लोग जब आंसर राइटिंग सर आपको देते हैं तो सब अलग अलग तरह के लिखते हैं। उसके बाद सर हम लोग का जब आप देख लेते हैं तो एक अपना सर फ्रेश लिख के शॉर्ट नोट्स में उसको सर डालिए कि ताकि हम लोग उसको प्रैक्टिस कर सके सर लिखने में एकदम एक्यूरेट। मैं तो क्लास में नोट्स भी है सर मैं तो थोड़ा सा लंबा है। हम लोग को एक बार देख लीजिए सारा कॉपी, उसके बाद बोलिए कि नहीं ऐसे अब जो हम दे रहे हैं वो वैसा प्रैक्टिस करो। फिर तो सर आप जो वो चीजें अनिल, फिर दिक्कतें आएंगी वहां पे। वहां दिक्कतें ये आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैसाखी का सहारा मत लीजिए। मेरी भूमिका वहीं तक रहने दीजिए जहां तक आप में कमियां हैं उसको दूर करने में। जब मेरा अनुसरण करने लगिएगा ना तो चीजें फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप चाहिएगा कि इस स्टैंडर्ड का मुझे क्या करना है, आंसर लिखना है। तो वहां पर चीजें फिर आपका जो है सिचुएशन पीरियड की जो बात होती है वो आने लगता है। तो अपनी आप सर किस डाइवर्सिटी टाइम में को बना, फ्री रहते हैं? कुछ का पर्सनल ही बात है। तो अपनी डाइवर्सिटी को बनाए रखिए और उसके हिसाब से अपने में इम्प्रूव करने की कोशिश। जो कमेंट आपको मिलते हैं उसको क्या कीजिए, पेन डाउन कीजिए और पेन डाउन करने के बाद उसमें से कुछ कॉमन चीजों को छांटिए। जो अक्सर हाँ क्या मिलता है आपके आंसर में, वो कमेंट अगर मिलता है और फिर उसको दूर करने का प्रयास कीजिए आप लोग।
वो 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 मतलब हम लोग अभी सर जीरो, हम तो सर अभी जीरो लेवल पे है ना, तो इसे दे देते तो वैसे सर प्रैक्टिस कर लेते सर। मैं सब वही, सबकी स्थिति वही है। आप जब भी किसी का आंसर पढ़ के देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी का मॉडल आंसर लेने से अच्छा है कि आपके पास पर डे अभी 4 से 5 आंसर तो आ रहे हैं ना, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? यस सर। लेकिन इस बात यस जब वो सर। बात की आंसर संतुष्टि नहीं है ना कि सही है कि गलत है। बात सही और गलत की नहीं है, बात ये है कि जब आप उसके आंसर को पढ़ेंगे ना, तो इससे ये पता चलेगा कि हमें क्या लिखना है। ठीक है। दूसरा, कि हमने क्या छोड़ दिया और सामने वाले ने क्या लिखा है। तो वहां से जब चीजों को छांटना शुरू करेंगे, मान लीजिए 5 आंसर पढ़ा, 5 आपके लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट है ना। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर, वो तो है लेकिन तो उससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। मेरी भी अपनी बौद्धिक क्षमता की सीमा, ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रकांड विद्वान हूं, विशेषज्ञ हूं हर चीज का, मैं सामान्य हूं। और हर चीज को लेने का नजरिया मेरा और आपके नजरिया में अंतर भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अंधभक्त बनना है। तो अपनी ऑरिजिनलिटी को सामने लाइए, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको सामने रखिए, और फिर ग्रेजुएट, हम बार बार कह रहे हैं कि आंसर 1-2 दिन की चीजें नहीं है। मैंने जब तैयारी किया था, मैं पहला एग्जाम 53वीं से 55वीं का दिया, और उस दौरान जो 1 साल का ड्यूरेशन था, उसमें लगभग हम लोगों ने 800 से 1000 के आसपास आंसर लिखे थे। और वही चीजें आज तक काम कर रही है कि किसी भी तरह का प्रश्न हो, भले ही अप टू द मार्क ना हो, लेकिन इतना है कि एक एवरेज स्कोर सामने आ जाता है। बातें समझ रहे हैं? यस सर। तो मॉडल आंसर के पीछे मत जाइए। मॉडल आंसर तो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर टॉपिक का। इतने सारे कुकुर मुत्ते के हिसाब से इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और सब रिसर्च करके मॉडल आंसर डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? यस सर। और मैं आपको जिस नोट्स से बता रहा हूं, ये नोट्स हम लोगों ने 6 बंदे मिलकर तैयार किए थे, और सभी के सभी अच्छे रैंक पे हैं आज। ठीक है। मुझे छोड़कर एक 20वां रैंक है, जिसको इंटरव्यू में 109 नंबर मिला था। ठीक है। एक 53वीं रैंक है। ठीक है। इसके अलावा 2 फाइनेंस में है। तो सभी क्या है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। तो ये नोट्स, जिस नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। और जितने गहराई से और जितने सफाई से आपको मिल रहा है ना कंटेंट, इतना कंटेंट भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक बार पूरा नोट्स सर फिर से सर सेंड कीजिएगा ना सर, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, देखते हैं। एक बार आप लोग रीसेंड कर दीजिएगा। ठीक है। आप लोगों के पास होगा कलेक्शन, जितना मैंने अभी फॉरवर्ड किया है उसको रीसेंड कर दीजिएगा। चलिए, तो अभी तक के क्लास में किन्हीं को कोई पूछना है, कुछ कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। पूछना था सर ये कि एक क्वेश्चन को सर कितना बार लिखे कि पकड़ में आ जाए सर? इसका कोई साइंटिफिक मेजरमेंट तो है नहीं। कोई साइंटिफिक मेजरमेंट है? आप यही क्वेश्चन को बीपीएससी में लिख के आइएगा आंसर को,
तो हो सकता है कि कभी आपको 25 नंबर दे दे, 30 नंबर दे दे, और वही सेम चीज लिख के आएंगे तो कभी लगता होगा आपको 15 नंबर दे सकता है, 20 नंबर दे सकता है। तो इसका कोई साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है ना। बातें समझ रहे कि नहीं अनिल? यस सर, यस सर। आप 20 बार लिख लीजिए, 25 बार लिख लीजिए, आप एक ही तरह का आंसर लिखिएगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो क्या बेनिफिट है उसका? कोई बेनिफिट है? नहीं सर। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और सिर्फ जो क्वेश्चन जैसे जैसे आपको ले जा रहा है आगे, वैसे वैसे आराम से आगे बढ़ते चले जाइए। अपना दिमाग सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने में लगाइए कि कैसे इसको बेहतर रूप से हम एक्सप्लेन कर सकें। तो फिर चीजें क्या होंगी, आपकी गुड इवनिंग सर। आदि होगी और को बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। गुड इवनिंग नीरज। ठीक है, जैसे मूल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में क्या क्या पूछा है, बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में? सॉरी, फंडामेंटल राइट करे डीपीएसपी के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? सभी बच्चे के पास क्वेश्चन है भी या नहीं है? डीपीएसपी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? किस सब्जेक्ट से सर? डीपीएसपी से डी 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, 3 बार पूछा है। क्या डीपीएसपी क्या बताइए तो? की विवेचना कीजिए और उसके महत्व को बताइए। ठीक है। डीपीएसपी एक पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति की मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि वह व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। विभिन्न ये नीति सर निर्देशक लेटेस्ट। तत्वों में डीपीएसपी का कार्य का वर्णन कीजिए और 1950 के बाद बिहार में इसे किस तरह से क्रियान्वित किया गया है। अब बताइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आप लोग नहीं जानते या आपको क्लास में डिस्कस नहीं किया गया? जहां तक क्रियान्वयन के पहलू हैं, इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि आर्टिकल वाइज आपको दिखा देना है कि बिहार के संदर्भ में बातें हों या राष्ट्रीय स्तर पर बातें हों। आर्टिकल 39 की अगर बात करता है, आर्टिकल 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसको लेकर आप बता स्पष्ट कर सकते हैं कि समान कार्य के समान वेतन को लेकर सरकार ने समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को पारित किया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 96 को पारित किया है। ये उसके क्या हो गए? क्रियात्मक पक्ष हो गए। जब आर्टिकल 40 पंचायती राज की बात करता है, तो बताइए कि उसके 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसे क्या किया? संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया। इसके अलावा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के माध्यम से बिहार सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए। तो इस तरीके से हर चीज आप जानते हैं, बस उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। अब 41 कहता है निर्वाह या न्यूनतम मजदूरी की बात करता है, इसको लेकर बताइए कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के माध्यम से इसको क्रियान्वित करने का प्रयास हुआ है। मनरेगा के माध्यम से हमने इसको प्रयास किया है। जो 1950 के बाद से इसको कैसे लिखित करेंगे? तो 1950 के बाद ही तो बता रहे हैं ना हम। हम्म
जब 42 की बात करता है मातृत्व हित लाभ की बात करता है तो इसको लेकर बताइए हित लाभ अधिनियम 1961 को पारित किया गया। अनिल आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सॉरी सर। 44-43 के संदर्भ में बताइए कि कुटीर उद्योग को लेकर क्या गया, एमएसएमई एक्ट को पारित किया गया। खादी ग्रामोद्योग जो अधिनियम है उसका बात कीजिए आप। तो हर चीजें आप लोगों को पता है, बस आप उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते। बेहतर प्लेटफॉर्म पे यानी किस प्लेटफॉर्म पे किन बातों को रखना है ये चीजें जानना पड़ेगा। नॉलेज के मामले में किसी के पास कोई कमी नहीं होगी। सफलता और असफलता में क्या सिर्फ एक अल्फाबेट का अंतर है और कमोवेश स्थिति दोनों की सेम होती है। ऐसा नहीं कि नॉलेज के मामले में आप उससे कम होते, बस अंतर यहाँ होता है कि वो बेहतर रूप से उसको रिप्रेजेंट कर जाता है और अंतिम रूप से सिलेक्शन ले। बस उसमें जितना हैं उसमें जितना नए बेहतर। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं। सर एक चीज पूछना था जो बार बार थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज को। जैसे कि इसी में हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जो डीपीएसपी की जैसे विवेचना करें या व्याख्या करें या वर्णन करें, तो उसमें तो हम लोग जो भी उसके बारे में लिखेंगे उसके अनुच्छेद के बारे में उस बताएंगे क्या क्या अनुच्छेद उसका डिटेल्स लिखेंगे। और लास्ट में जैसे कि अभी आपने बताया कि जो क्वेश्चन में था 1950 के बाद बिहार में इसे किस तरह से क्रियान्वित किया गया है, इसमें फिर से अनुच्छेद के माध्यम से ही फिर से लिख बताएंगे इसमें। इसको संक्षेप में बताइए ना, ये सब चीजें क्या फैक्चुअल चीजें हैं ना, इसमें व्याख्या के पोर्शन तो कहीं है नहीं। अब क्रियान्वयन अगर आर्टिकल 39 की बात करता है तो आर्टिकल 39 के क्रियान्वयन को बताइएगा ना कि आर्टिकल 39 का क्रियान्वयन हम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के माध्यम से देखते हैं। बस इतना ही तो लिखना है। 40 के लिए बस बता दीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इकतालीस के लिए बता दीजिए कि मनरेगा की बात कर दीजिए। अगर एक पॉइंट में 1950 के मतलब बाद ही लाइन पूछता है तो मनरेगा समझा की दिया बात कर जाए। दीजिए। तो और क्या करना है फिर, आपके पास अपनी सीमाएं हैं ना। अब चीजों को देखिए। अब जी फिर यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि बैलेंस की बात होती है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिर क्या, मान लीजिए 3 डायमेंशन में क्वेश्चन है तो हमें 3 डायमेंशन में अपने को परसेंटेज के हिसाब से बांट लेना पड़ेगा कि इसको कितना परसेंटेज देना है, इसको कितना परसेंटेज देना है, इसको कितना परसेंटेज देना है। अब अनुच्छेद की व्याख्या करते निकल जाइएगा आप, महत्व की व्याख्या कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि टेलेंट आपका छूट जाएगा ना। तो यहाँ पर स्मार्ट राइटिंग की जो बात होती है फिर वो उसका काम हो जाता है ना कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी। तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए 3 डायमेंशन में क्वेश्चन है तो उसके वेटेज के हिसाब से हमें क्या करना होगा, बांट लेना होगा कि मान लीजिए हम इसको 40% देंगे, इसको 30% देंगे, इसको 20% देंगे, 10% में हम भूमिका और निष्कर्ष को लिखेंगे। तो इस तरीके से जब वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखिएगा साइंटिफिक वे में तो चीजें क्या होंगी, अपने आप कोई भी न सेगमेंट छूटेगा, ना आपका आंसर वेगनेश होगा, ना कहते हैं कि आंसर में अप टू द मार्क की जो बात होती है उसमें कमी दिखाई देगी। तो वहां पर क्या करेंगे, जब क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होता है तो हमें उन टॉपिक्स की बात करनी होती है कि जो इम्पोर्टेंट है इस आंसर के लिए। जैसे कि विवेचना करना है तो हमें क्या करना होगा, बस मुख्य मुख्य बातों को लिखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। महत्व में भी हमें क्या है 4 से 5 महत्व को बताते हुए जो मेन मेन महत्व है इसको उसके बताते हुए हमें समाप्त करना होगा। और फिर इसको जो इसके क्रियान्वयन के पक्ष हैं उससे हमें बात करनी होगी। तो एक
बैलेंस आंसर लिखने के लिए हमें उसके डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बात स्पष्ट हुई? जी सर। अब क्वेश्चन में अगर एक ही डायमेंशन है कि मूल फंडामेंटल राइट की विवेचना कीजिए, तो स्वाभाविक है कि आपको उसके आंसर के लेंथ को बढ़ाना होगा। कहते हैं ना कि आम बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं तिल को तार बनाना और तार को तिल बनाने की जो बातें हैं, ये राइटिंग स्किल में जब ये एबिलिटी आप लोगों को आ जाएगी तो अपने आप आपका आंसर बेहतर और अप टू द मार्क होने लगेगा। ठीक है, कि तिल को तार बनाना और तार को तिल बनाने की बात है। एक बिंदु में इस ब्रह्मांड को समेटने की कोशिश कीजिए और एक ही बिंदु से ब्रह्मांड का निर्माण भी कर दीजिए। ठीक है। जी सर। जी सर। सुन पा रहे हैं? जी सर, आ हाँ, रही है आवाज। साउंड आ रही है। चलिए, तो यहां तक और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किन्हीं को? प्रस्तावना से लेकर फंडामेंटल राइट से लेकर डीपीएससी तक में? बोलिए। कोई दिक्कत है? चलिए, दिक्कत नहीं है तो जरा हम ही कुछ पूछ लें आप लोगों से। चलिए, पंकज। पंकज। जी सर। चलिए, मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर बताइए। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में अंतर बताइए। आवाज थोड़ा गड़बड़ा रहा है सर। बोलिए पंकज, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अंतर बताइए। सर, मूल अधिकार और डीपीएसपी में पहला अंतर यह है कि मूल अधिकार नकारात्मक है राज्य सरकार के लिए, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति का है। मूल अधिकार है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इसे हम न्यायालय द्वारा राज्य के विरुद्ध न्यायालय में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसे ये क्योंकि ये कानून नहीं है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और मूल अधिकार जैसे कि व्यक्तियों के भारत के नागरिकों के से संबंधित है, और नीति निर्देशक तक राज्य को निर्देश दिया नीति निर्देशक द्वारा ये राज्य को निर्देश दिया जाता है। ठीक है। मूल अधिकार हो गया। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है सर, और नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी राज्य बनाने में राज्य को
निर्देशित करता है, स्थापना करने के लिए निर्देशित करता है। और कुछ? और ध्यान नहीं आ रहा है अभी। सोचिए कि एक अंतर की जब बात है तो वहां पर क्या चीजें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक रिवीजन पे काम नहीं करेंगे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स टाइप का नहीं बनाएंगे, तो चीजें क्या होंगी, वहां पर दिक्कतें आएंगी। चलिए, कौन कौन हैंड इरेज किए हैं जरा देखिए। एसएस, आवाज बिल्कुल यस नहीं सर। आ रही। हाँ सर बोलिए। एसएस मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, कहाँ रहा? आप बताइए, आप बताइए कि नीति निर्देशक तत्व को पवित्र घोषणा मात्र क्यों कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व को पवित्र घोषणा मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह संविधान एसएस, के लिए निर्देशिका नीति निर्देशक पवित्र इस बात है क्योंकि संविधान में विधायिका कार्यपालिका और तथा प्रशासनिक मामले में राज्य की सिफारिश करेगा और कुछ मामले में न्यायालय भी करता है कि इसका उद्देश्य रहना चाहिए लोक कल्याणकारी सामाजिक और व्यवस्था की स्थापना करने के लिए। और इसको डीपीएसपी को न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और राज्य के लिए ये मुख्य उद्देश्य है, ये राज्य में ही लागू होगा कि देश के लिए नहीं होगा। अच्छा, राज्य और के लिए यह लागू होगा, जो देश के लिए लागू नहीं डीपीएसपी होगा। होता है कि ये कहाँ पर लिखा यह राज्य है के लिए एसएस की सकारात्मक, केवल राज्य के लिए यह राज्य के लिए नहीं नहीं, सकारात्मक ये होगा। कहाँ पर लिखा है कि ये सिर्फ राज्य के लिए लागू होगा, देश के लिए लागू नहीं होगा? ये कहाँ पढ़ा है आपने? एसएस, और यह यह आपने कहाँ राज्य के पढ़ा लिए है कि यह राज्य सकारात्मक केवल होता है। राज्य के लिए लागू होगा? पहले मुझे सुन लीजिए, यह कहाँ पर यह कहाँ पर पढ़ा है कि केवल राज्य के लिए लागू होगा, देश के लिए लागू नहीं होगा? वो नहीं बोलने के फॉलो हो गया था, बुला गया था। अच्छा, बुला गया था। तो ऐसे जो ब्लंडर कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हम्म? तो सिर्फ क्लास करने से फायदा नहीं है ना, चीजों को क्या कीजिए, काम कीजिए प्रॉपर उस पे, तभी बेनिफिट है क्लास का। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा चीजें पीछे छूटी जाएंगी और फिर एक बर्डन सा लगने लगेगा कि लगता है पढ़ा तो है लेकिन कुछ याद नहीं। तो ऐसी परिस्थिति आने ही मत दीजिए ना, प्रॉपर काम कीजिए, उस पर रिवीजन कीजिए, उसका नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, तभी ये चीजें बेहतर रूप में स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है?
चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक था मूल कर्तव्य था। मूल मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य। अच्छा, मौलिक कर्तव्य था, मूल कर्तव्य नहीं था। क्या है मूल कर्तव्य? कहीं पे मूल कर्तव्य कहीं पे मौलिक कर्तव्य लिखा रहता है। अच्छा मौलिक कर्तव्य जो था हमारे संविधान में अच्छा नहीं था, संविधान निर्माता द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन यह जब 19 सरदार स्वर्ण सिंह के समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में यह जोड़ा गया है। और यह भी कहा ठीक है। गया है कि मौलिक कर्तव्य अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं अच्छा, अधिकार विहीन कर्तव्य और इसलिए निरर्थक होते निरंकुशता पैदा करते हैं मौलिक कर्तव्य। हैं। अच्छा, और जिस समय लागू हुआ था उस समय और मौलिक बताइए। कर्तव्य केवल 10 था, लेकिन 11वां जो वर्तमान में मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अधिनियम के द्वारा इसमें उल्लेख किया गया है। और ठीक है। इसको मूल कर्तव्य को 3 पार्टों में देखा गया है। एक नैतिक कर्तव्य, राजनीतिक कर्तव्य होता है और उसके बाद होता है विशेष कर्तव्य। ठीक है, नैतिक कर्तव्य में बात तो इसमें करते क्या हैं तो पढ़ना है बताइए। स्वतंत्रता आपको तो संघर्षों सारे के आदर्श। सब बात तो मौलिक आपको कैसा? पता कर्तव्य ही पढ़ना है। है कि सर मूल कर्तव्य? दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? ये कहीं है, हम्म ये कहीं है, एक ही है ना? बस कोई हिंदी का डिफरेंस टर्म है? है। जबकि इंग्लिश में फंडामेंटल राइट होगा, हिंदी में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अच्छा, तो वही चीजें इसके साथ कि बस शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं है। तो क्या पढ़ना है मौलिक अधिकार में बताइए। मेरी उपयोगिता यहाँ पे कहाँ है मौलिक अधिकार के संदर्भ में? मौलिक क्वेश्चन पूछा है सर 56 से 59वीं में, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक हाँ, क्या अधिकारों का पूछा है? मौलिक वर्णन अधिकार से कीजिए। पूछा है कि 56 से 59वीं में पूछा है सर 2016 में। आपको भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों आपको का वर्णन अधिकार और कीजिए। कर्तव्य में किस अरे प्रकार भाई, अनुच्छेद मौलिक 21? अधिकार अलग है। आपको आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बुझाई दे रहा है कि नहीं, पता है कि नहीं? यस सर, यस सर। हम्म मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बहुत पहले पूछा है, अब पूछता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि मौलिक कर्तव्य क्या है, तो भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन है और इसे हमने स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया। प्रश्न उठता है कि 39वीं क्यों बीपीएससी मूल में पूछा कर्तव्य हुआ है को इससे क्वेश्चन। मैं तो बता रहा हूं ना कि बहुत पहले पूछा है। किसमें? 39वीं बीपीएससी का 39वीं। मतलब हुआ कि जब वहां से उसने क्या किया, मेंस लेना शुरू कर दिया था। ठीक है,
तो प्रश्न उठता है कि मौलिक कर्तव्य को क्यों शामिल किया गया संविधान में। तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के पीछे जो कारण बताए गए हैं उसमें क्या है, तो आप देखे होंगे कि यही वो दौर था जब भारत राजनीतिक अस्थिरता का शिकार था। यही वो दौर था जब भारत में क्या था, संपूर्ण क्रांति की स्थिति सामने आई थी और जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था और कहा गया था, क्या कहा गया था? कौन सा नारा दिया गया था, बोलिए। यही वो दौर था जब भारत में क्या किया गया, इमरजेंसी लागू की गई और इस इमरजेंसी के, इस संपूर्ण क्रांति के दौर में और इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में बड़े पैमाने पर क्या हुआ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई। बड़े पैमाने पर जो सार्वजनिक संसाधन है उसका विनाश किया गया। तो इस विनाश को रोकने के लिए ही मौलिक कर्तव्य जैसे संकल्पना को हमने रूस से भारत में शामिल किया और सिर्फ कहा गया कि सिर्फ अधिकार से ही क्या, सिर्फ आप अपनी अधिकारों की ही बात मत कीजिए बल्कि इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति आपका क्या है, कर्तव्य भी है। और उस कर्तव्य के तहत आप क्या करें, अपने सर्वांगीण विकास के साथ साथ देश, राज्य और समाज के विकास को लेकर भी क्या हो, अपनी भूमिका का निर्वहन करें। यह आपका क्या है, नैतिक जिम्मेदारी। तो यही वो परिस्थितियां थी जिसने क्या किया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को इंट्रोड्यूस करने के लिए विवश किया था। बातें स्पष्ट हुई यहाँ तक? जी सर। कोई कंफ्यूजन? तो ये सब लिखना पड़ेगा कि जयप्रकाश के समय संपूर्ण क्रांति का इसी समय में आया था और ये जो कि इमरजेंसी सेवा इंदिरा गांधी के समय में लागू किया गया था। देखिए, क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपने आंसर को लिखिए। ये तो बताने का एक जरिया है ना कि आखिर मूल कर्तव्य को हमने शामिल क्यों किया संविधान, तो इसकी पृष्ठभूमि तो जानना पड़ेगा ना। इसकी पृष्ठभूमि में ये सब चीज कि वो शामिल कर क्या सकते हैं परिस्थिति, ना। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके आधार पर हमने मूल कर्तव्य को शामिल करना पड़ा जबकि यह मूल संविधान का पार्ट नहीं था। तो जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य की संख्या मूलतः 10 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11वां 11 मूल कर्तव्य क्या है? 11 11। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को माता पिता का यह कर्तव्य हुआ यह कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे प्राथमिक स्कूल पे। ठीक है। तो जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य को जब हम सब कैटेगराइज करते हैं तो इसमें मुख्यतः 3 तरह के कर्तव्य आपके सामने आते हैं। और नीरज, आप माइक ऑफ कर लीजिए। तो इसमें मुख्यतः 3 तरह के कर्तव्य सामने आते हैं। एक
नैतिक कर्तव्य, दूसरा राजनीतिक कर्तव्य है, और तीसरा आपका विशेष कर्तव्य है। जब नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता संघर्ष के जो उच्च आदर्श हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। दूसरी बात कहा गया नैतिक कर्तव्य में कि हमें राष्ट्र की जो सामाजिक संस्कृति है, राष्ट्र की जो समन्वित संस्कृति है, राष्ट्र की जो गंगा जमुना तहजीब है, उसका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। तीसरी बात था और ज्ञान अर्जन की सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने की बातें हैं, और इसके साथ साथ जो ऐसे ज्ञान अर्जन की बात है जो मानवतावादी मूल्यों से क्या हो, अभिप्रेरित, मानवतावादी मूल्यों को संरक्षित करता। चौथी बात कहा गया कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति का प्रयास होना चाहिए। यानी कि सामाजिक और व्यक्तिगत उन्नति को लेकर जो कर्तव्य हैं आपके, उसको क्या करना चाहिए, निभाने की बातें। फिर नैतिक कर्तव्य में कहा गया कि समाज में बंधुता की भावना को, सहिष्णुता की भावना को हमें क्या करना होगा, बनाए रखना होगा, भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा, और साथ ही साथ उसके विकास के लिए हमें आवश्यक उपाय करने चाहिए। और साथ ही साथ कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना माता पिता की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी, माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये जो 6 अधिक मूल कर्तव्य हैं ये आपके किस सेक्शन में आते हैं, तो नैतिक कर्तव्य के सेक्शन में आते हैं। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी, यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों का क्या करें, अनुपालन करें, उसको राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति को संरक्षण करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति को लेकर कार्य करें, समाज में बंधुता को बनाए रखें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें, ये आपका नैतिक कर्तव्य। बात स्पष्ट हुई? इसी तरह से राजनीतिक कर्तव्य भी आता है। और राजनीतिक कर्तव्य क्या है, तो राजनीतिक कर्तव्य है कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना, आदर करना, उसका सम्मान करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का क्या करना है, संरक्षण करना है, रक्षा करना है। और साथ ही साथ देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा क्या करना होगा, अपने सर्वस्व का बलिदान करना होगा, हमेशा तत्पर रहना होगा, हमेशा तत्पर रहना होगा। जब भी देश कहेगी तुम मुझे खून दो, तो आप तुरंत खून लेके बोतल में दौड़ जाइएगा बाउंड्री पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक कर्तव्य के तहत क्या है, राष्ट्रध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संरक्षण, और देश की रक्षा के लिए अपने खून का कतरा कतरा क्या करना है, बहा देना, ठीक है। बात स्पष्ट हुई? यस सर। इसके अलावा विशेष कर्तव्य की हमने बात की। तो विशेष कर्तव्य में क्या है,
तो पहला, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। यानी कि पर्यावरण संरक्षण से लेकर सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा के त्याग की जो भावनाएं हैं, ये आपके विशेष जिम्मेदारी, विशेष कर्तव्य में से शामिल किया गया है। तो ये क्या था? मूल अधिकार का व्याख्या था। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? जी सर। मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? क्लियर हुआ सर? नहीं, चर्चा किस पे हो रही है? अच्छा, मूल कर्तव्य पे है सर। आगे चलिए, अब बात करते हैं कि इस मूल कर्तव्य की विशेषता क्या। तो विशेषता क्या बताएंगे? जैसे हमने सब कैटेगराइज कर दिया, तो उसी को संक्षेप में क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि कुछ क्या है नैतिक कर्तव्य, तो कुछ नागरिकों के लिए जैसे स्वतंत्रता का सम्मान करना और स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं उसका अनुपालन करने की बातें, राष्ट्र ध्वज और राजगान का सम्मान करना, ये सब क्या है? हमारे नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक होने के नाते अपने देश की जो आदर्श हैं, देश के सम्मान से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। इसके अलावा विशेषता क्या है? तो ये भारत की जो मूल्य हैं और भारतीय परंपरा है, उसके संरक्षण की बात करता है। क्या है? प्रकृति का संरक्षण, भारतीय मूल्य। हम क्या करते, विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि बिहार की बात करें तो मिथिलांचल क्षेत्रों में जुड़ शीतल एक पबनी होता है, और जुड़ शीतल पर्व के अवसर पर क्या किया जाता है? तो पेड़ों में पानी दिया जाता है और इसके माध्यम से उसके संरक्षण का प्रयास होता है। इसी तरीके से मिथिला पेंटिंग की अगर बात कर लीजिए, तो पेड़ों पर मिथिला पेंटिंग बनाया जाता है, ठीक है। या फिर हम चिपको आंदोलन की बात कर लीजिए, अल्पिनक्को आंदोलन की बात कर लीजिए, या बिश्नोई समाज जो है राजस्थान का, वो क्या करता है? हिरण के संरक्षण की, काले हिरण को पूजता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा रही है प्राकृतिक संरक्षण की, हड़प्पा संस्कृति की हुई को ही देख लीजिए, तो वहां पर क्या है? मातृ देवी की पूजा की बातें। हम ऋग्वैदिक काल को ही देखें तो हमने क्या किया? देवताओं का जब प्राकृतिकरण करने की कोशिश की है, कि इंद्र को हमने क्या कहा कि ये वर्षा के देवता है, वरुण को हमने कहा कि ये हवा के देवता है, पवन के देवता है, आंधी तूफान। ठीक है। अग्नि को हमने क्या कहा कि ये मध्यस्थ भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है भाई, यानी सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है, मिलाने वाला व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया? प्रकृति का आवरण देने की कोशिश। तो यह हमारी क्या है? परंपरा रही। और साथ ही साथ यह क्या है? यह कर्तव्य आपके भारतीयों की जो जीवन पद्धति है उससे भी जाके जुड़ जाता है। तो हमने कहा कि यह जो मौलिक कर्तव्य है, भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन पद्धति और जो धार्मिक पद्धति है हमारी, उससे जुड़ा हुआ है और उसका वर्गीकरण मात्र। तो मतलब क्या है कि जो हमारी परंपरा रही है उसका हमें यह आभास दिलाता है, उसका अनुसरण करने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए हमें प्रेरित करता है।
तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो कुछ ऐसे बातें हैं कि जैसे डीपीएसपी की तरह ये भी क्या है, तो गैर न्यायोचित। यद्यपि संसद विधान बनाकर इसे क्रियान्वित कर सकती है, लेकिन हमने क्या किया है, राज्य के नागरिकों के हमने नैतिकता पर इसे छोड़ दिया, उनकी परिपक्वता पर छोड़ दिया है कि ये राष्ट्र और समाज के प्रति आपकी जो कर्तव्य हैं आप उसका निर्वहन कीजिए। ठीक है, तो ये उसके विशेषता के पहलू हैं। यहां तक बात स्पष्ट हो गई? जी सर। बोलिए। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके महत्व के संदर्भ में। तो जब मौलिक अधिकार के महत्व की बात करते हैं तो पहली बात कहा गया इसमें कि यह नागरिकों के लिए क्या है, सचेतक का काम करता है। मतलब यह कि यह नागरिकों को यह आभास दिलाता है, यह एहसास दिलाता है कि देश के प्रति, समाज के प्रति और नागरिकों के प्रति आपके क्या हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिसका हमें निर्वहन करना चाहिए, जिसकी हमें स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। तो पहले महत्व में हमने क्या कहा कि देश के यानी जो नागरिक हैं उसके लिए यह सचेतक का काम करता है, उसके लिए एक संकेत का काम करता है कि क्या करना है, तो इस समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति और अपने साथी नागरिक के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसका अनुपालन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरी तरफ यह क्या करता है, तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से हमें क्या करता है, चेतावनी देने का काम करता है और साथ ही साथ नागरिकों में अनुशासन एवं प्रतिबद्धता लाने तथा उसे प्रेरित करने का भी प्रयास करता है। जैसे अगर बात करें तो कहता है कि देश की एकता और अखंडता और क्या है, संप्रभुता की हमें रक्षा करनी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि अगर हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं तो कहीं न कहीं हम मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे और ऐसी परिस्थिति में यह हमको क्या करता है, चिताने का कार्य करता है। वही हमने कहा कि अनुशासन और प्रतिबद्धता को लेकर जब हम बात करते हैं तो क्या है, हमें संविधान के साथ साथ राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, अनुशासन की बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, और अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रतिबद्धता है इसको लेकर क्या कहा गया, तो देश की एकता और अखंडता के लिए हम अपने खून शरीर का कतरा कतरा क्या करेंगे, निछावर कर देंगे। तो ये कहीं न कहीं क्या है, ये हमने कहा कि यह हमें एहसास दिलाता है कि हम देश विरोधी गतिविधियों में क्या हो, शामिल ना हो, अपने जीवन को अनुशासित और प्रतिबद्धता के साथ क्या करें, संचालित करें और इस समाज के प्रति, देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका हम निर्वहन करने का प्रयास करें। ठीक है, बातें यहां तक स्पष्ट हो गई, इसका महत्व क्या है। महत्व क्या है, आज के दौर में जहां पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, इस आधुनिकतावादी संस्कृति में, इस भौतिकतावादी संस्कृति में, उस परिस्थिति में मौलिक कर्तव्य हमें यह एहसास दिलाता है
कि प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण में भी हमें क्या करना होगा, कार्य करना होगा। और आज का दौर क्या है, तो आज देखते हैं कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है लोगों में। तो कहीं न कहीं इसके माध्यम से हम अपने नागरिकों में यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, यह सार्वजनिक संपत्ति क्या है, आपकी संपत्ति, और इसकी किसी भी तरह का हिंसा करना यह आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा। तो ये इसके महत्व के संदर्भ में आप इन बातों को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई? हाँ सर, लेकिन सर मौलिक कर्तव्य को जो है सर ये कानूनी तौर पे क्यों नहीं लागू किया गया? जब कर्तव्य की बात है तो इसको हम इनफोर्सेबल कैसे बना सकते हैं, ये पहले बताइए नीरज। तो फिर ये कर्तव्य नहीं रहेगा ना। इसका तो सर ज्यादातर दुरुपयोग ही होता है सर, उपयोग तो होता नहीं है। तो ये मौलिक कर्तव्य की पिछले कमियां साल हैं सर या आपकी कमियां हैं? वो हाँ हमारी ही कमियां हैं सर, लेकिन एक ये सशक्त आपकी राष्ट्र कमियां बनाने हैं, के लिए हमारी पिछला साल कमियां क्या हैं किया, वो संविधान को जला दिया सर, ऐसे मुद्दे हैं जहां झंडा पर आए दिन जलाता है। हमने इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किया है ना, कि हमने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 पारित किया है, हमने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया है, हमने आरपी एक्ट 1951 के माध्यम से धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद करने वाले सदस्यों को अयोग्य करने की बातें की, हमने झंडा अधिनियम पारित किया है कि किन किन परिस्थितियों में आप राष्ट्रगान को लेकर हमने क्या किया है, नियम विनियम बनाए। तो हमने इसके कार्यान्वयन को लेकर भी तो बातें की है। और ऐसी परिस्थिति में जब आप उसका उल्लंघन करते, सम्मान नहीं करते हैं, तो दंड के प्रावधान। ठीक है? बात स्पष्ट हो गई? हाँ सर। चलिए, अब इसके आलोचनात्मक पहलू की भी बात करते हैं कि किन किन संदर्भों में इसकी आलोचना की जाती है। तो आलोचना में जो पहली बातें कहा गया, वो कहा गया कि इसकी सूचिपूर्ण नहीं। सूचिपूर्ण नहीं है कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मतदान करना, ये आपका क्या है, संवैधानिक कर्तव्य। नहीं तो क्या करते हैं, शहर में आप लोग देखते होंगे कि शहर में यह टेंडेंसी होती है कि जैसे ही छुट्टी मिला, आज क्या है तो मतदान का दिवस है, तो लोग पिकनिक मनाने के लिए निकल जाते हैं। यानी मतदान संबंधी जो अधिकार हैं आपके, उसका प्रयोग करने से आप पीछे हटते। दूसरा कहा गया कि सूची संपूर्ण नहीं है, इसमें कर अदायगी को लेकर हम इसे नहीं शामिल किए हैं कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो राष्ट्र के विकास के लिए क्या करे, कर की अदायगी करे, इसमें कर वंचना से अपने आप को बचाए। तीसरी बात कहा गया कि परिवार नियोजन को लेकर भी बढ़ते जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन जैसे जो कर्तव्य हैं उसको भी शामिल करना चाहिए था इसमें। तो सूचिपूर्ण नहीं है कहने का मतलब क्या है, मतदान करने से संबंधित, कर अदायगी से संबंधित और परिवार नियोजन से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको लेकर नागरिकों को अपने कर्तव्य का एहसास दिलाने के क्रम में
इसे शामिल करना चाहिए था। बात स्पष्ट हुई? सर ये आलोचना हुआ सर? तो क्यों आलोचना नहीं होगी? ये चीज उसमें है ही नहीं सर, तो फिर ये उसका आलोचना आलोचना कैसे हो गया सर? शायद इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सूची पूर्ण नहीं है। सूची पूर्ण नहीं है मतलब क्या है? आलोचना ही तो है कि कुछ सूची में ऐसे तो सर और भी कर्तव्य चीज हैं डाल जिसे सकते हैं इसमें ना सर। शामिल करना है। क्या डाल सकते हैं? जैसे बताइएगा ना कि कुछ ये डालना चाहिए था। नीरज, हाँ सर, वो तो विचार करेंगे तब ना चीजों सर। को ऐसे जैसे है क्या कि वो जो दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य मेरा 11 सर दिया हुआ है, तो उसके उसके बारे में जब वो कुछ बोलते हैं, उसका निगेटिव पक्ष लाते हैं, तो वो आलोचना होगा, या से फिर सर हम अलग से और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो आलोचना होगा कि ये अपूर्ण है। तो ऐसे में तो सब में हम कर सकते हैं ना सर कि मौलिक अधिकार भी अपूर्ण है, ये नीति निर्देशक तत्व आलोचना में करते हैं है, ना। और भी चीजों में मौलिक सर। अधिकार की हम आलोचना करते हैं ना। मौलिक अधिकार की आपने आलोचना की है तो ना कि उसी कुछ पर ऐसे उसी आर्थिक चीज को ना अधिकार हैं जो दर्शाते आपको सर। मिलना चाहिए। हाँ तो वही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो मिलना चाहिए था आपको, लेकिन जो आपके गरिमापूर्ण जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन वो शामिल नहीं किया गया। जैसे काम का अधिकार है, तो ये कहिएगा कि इसमें शामिल नहीं है तो इसकी हम आलोचना कैसे करेंगे? हम्म। तो ये तो अपना विचार हुआ ना सर कि हम मतलब विचार के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण आलोचना, नहीं है। आलोचना किसकी? तो आलोचना आप अपने स्तर पे करते हैं ना, कि आपने जिस तरीके से इसको जज किया। आलोचना आप अपने तरीके से कीजिएगा ना किसी चीजों की। आपकी आलोचना करने की प्रकृति अलग होगी, कोई सामने वाला करेगा तो उसकी प्रकृति वो अपने तरीके से उसको देखेगा, उसके आधार पर वो आलोचना करेगा। आखिर ऐसा रहता तो विभिन्न संविधान विशेषज्ञ जो हैं, जब संविधान की बातें करते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं या उसकी सकारात्मक बातों को बताते हैं, तो सभी एक समान बताना चाहिए था ना। सभी अलग अलग क्यों बताते हैं कुछ मुद्दों को छोड़ के? वो अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं सर। तो वही चीजें मैं कह रहा हूं ना कि आलोचनात्मक पहलू में तो जो आप देखने का नजरिया अपना अपना होता है ना। तो जो जी आपकी सर। अगर कमियां हैं उसमें कि आप में आपको बीए पास करना चाहिए था, आपको सिविल सेवक बनना चाहिए था, आप अगर नहीं बनते तो आपकी आलोचना होती कि नहीं होती? आपकी योग्यता है सिविल सेवक बनने की, लेकिन जब आप नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके आलोचनात्मक पहलू है ना। हाँ सर, वो बनने से पहले भी होती है सर, नहीं बने तो ऑब्वियस है वो तो होगा ही सर। तो वही चीजें कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो नागरिकों को इसमें शामिल होना चाहिए और नागरिकों को एहसास दिलाना चाहिए, लेकिन अगर हम उसमें शामिल नहीं किए हैं तो ये उसकी कमियां न है मौलिक कर्तव्य की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहा गया कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो क्या है, अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं तथा आम व्यक्ति के समझ से परे हैं। ठीक है? जैसे उच्च आदर्श की प्राप्ति करना, जैसे सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना। तो ये जो बातें हैं, बहुअर्थी कहने का मतलब क्या है? तो एक ही बात को हम क्या करें, दो दो बार कह रहे हैं। जैसे कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात करते हैं, और वहीं दूसरी के बात कहते हैं कि हम देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही। तो दोनों में भावार्थ तो दोनों का सेम ही है। जब रक्षा करेंगे तो इसका मतलब क्या है?
कि कहीं ना कहीं देश की रक्षा करने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा। तो रिपीटेशन की जो बात करते हैं कि कई सारे जो मौलिक अधिकार हैं उसके भावार्थ में रिपीटेशन के शब्द दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो कहा गया कि इसे गैर न्यायोचित नहीं बनाया जाना भी कहीं न कहीं इसकी आलोचना के पहलू। क्यों? क्योंकि जब तक नागरिकों में असंतोष की भावना रहेगी, जब तक नागरिकों में समानता के मूल्य नहीं आएंगे, तब तक मौलिक कर्तव्य का बेहतर अनुपालन कर पा उसके लिए संभव नहीं। तो ये सब चीजें जो है कहा कि सूची का संपूर्ण न होना या पूर्ण न होना। दूसरा कि बहुत सारे कर्तव्य हैं जिसमें क्या है, अस्पष्टता है, ठीक है, या रिपीटेशन है, बहुअर्थी है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही मौलिक अधिकार के कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं तथा एक सामान्य नागरिक की समझ से परे है। और इस संदर्भ में हमने कहा कि उच्च आदर्श का मतलब क्या होना चाहिए, इसका कोई मापदंड तो है नहीं कि उच्च आदर्श का कोई मापदंड है क्या? बोलिए, सबका नजरिया इसमें अलग अलग हो सकता है। अब सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं तो सामाजिक संस्कृति को कितने लोग समझ पाएंगे कि सामाजिक संस्कृति हमारा है क्या? तो यह जो अस्पष्टता है, बहुअर्थी है और आम नागरिकों की समझ से परे की जो बातें हैं, ये इसके आलोचना के आधार को मजबूत करता है। फिर हमने कहा कि रिपीटेशन की हमने बातें की कि बहुत सारे अधिकार क्या हैं जिसके अर्थ कमोबेश एक ही हैं, लेकिन इसको हमने अलग अलग व्यक्त किया। और फिर इसका गैर न्यायोचित होना भी इसका एक पहलू है कि नागरिक अपने कर्तव्य के लिए क्या होते हैं, तत्पर नहीं रहते हैं जहां भी असंतोष की भावनाएं होती। तो आलोचना के पहलू स्पष्ट हो गए। यस सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए ना, कौन सा पढ़ाइएगा? नेक्स्ट अब तो नोट्स कुछ भेजे नहीं। नोट्स भेजा नहीं गया है, मौलिक कर्तव्य तक भेजा गया है ना? हाँ सर, उसके बाद है ये सर क्या राष्ट्रपति और उसके कार्य। उसके बाद तो अब आपने पढ़ाइएगा कौन सा चलिए, टॉपिक चालू करेगा। आपको पहले दिन इंडेक्स लिखा दिया गया था ना, एसएस? टूट गया था सब कुछ। क्या एसएस आपको इंडेक्स लिखाया गया था? यस सर, इंडेक्स में तो फिर क्या इंडेक्स में वो बोलिए? सर इंडेक्स में जैसे अभी पढ़ा है राष्ट्रपति सर और उसके कि कार्य। मौलिक कर्तव्य सर अभी तो ठीक है,
हाँ नहीं, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था सर कि अभी पढ़ा है, जैसे इंडेक्स में लिखा है कि नहीं, मौलिक कर्तव्य तथा मूल कर्तव्य, तो ये तो सर लगभग सिलेबस से सर हटा दिया, इसे क्वेश्चन भी सर बीपीएससी वगैरह में नहीं कर रहा है सर, तो हाँ यही कहना चाह वो रहे तो देखिए, हमें सर इसको सिलेबस से हटाया है क्या जानकारी सर? रख के सिलेबस से हटाया नहीं है ऐ- क्वेश्चन। ऐसा कुछ, तो गारंटी पूछना थोड़े है कि बंद कर उससे दिया है पूछेगा सर, कि तो नहीं पूछेगा उससे? इंडेक्स बस हमें रिपीट नहीं क्वेश्चन कर बैंक सकते? इंडेक्स के तो सब जानकारी रखनी है हाँ वही सर, वही बोल हमारे रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक देखकर तो सर पता लग रहा है सर कि कौन कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर। कहने का मतलब है यहाँ पर वो चीजें तो आपके सामने पर डे रखा जा रहा है ना। जब भी टॉपिक्स की शुरुआत होती है तो आपके सामने पहले क्या किया जा रहा है, बोलिए। क्वेश्चन डाला जाता है, क्वेश्चन डाला जाता है। जब तो क्वेश्चन सामने रखने के पीछे क्या कारण है? क्वेश्चन सामने रखने के पीछे कारण ये है कि एक तो आप बार बार क्या करेंगे, जब पेज पलटते हैं तो कई सारे क्वेश्चन को आप बार बार देखते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको याद होता है, उसके ट्रेंड्स याद होते हैं। दूसरा कि जब भी आप टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं तो आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको एक जजमेंट के रूप में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करता है, कैसे रिपीट करता है क्वेश्चन को, तो ये चीजें भी आपको वहां पर स्पष्ट होती। और तीसरा कि यह आपको गाइड करता है कि हमने जो क्लास किया है या हमें जो पढ़ना है वो किस रूप में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और इस क्लास की हमारे लिए उपयोगिता है या नहीं। बात स्पष्ट हुई? वो सर सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे अगर चलेंगे सर, तो 3 बार से ये राज्यपाल पूछ रहा था, इस बार फिर राष्ट्रपति पूछ दिया। तो जो सिलेबस में है एटलीस्ट तो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना सर। और बात रही फिर गैस क्वेश्चन की, बीए का एग्जाम तो है नहीं कि 10 क्वेश्चन रट लिए गए और पकड़ा गया। तो किसने कहा है कि आपको सिर्फ बीए के क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को रट लीजिए? आप ये बताइए कि प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन कल पे तो आपको प्रैक्टिस यूपीसी उसी समय होगा पढ़ाया, ना जब एग्जाम नजदीक रहेगा सर। क्यों अभी क्या दिक्कत है? नहीं वो नहीं, अनिल जी जैसे बोल रहे थे कि इससे नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है, तो ये गारंटी भी तो नहीं है कि उससे कि आगे भी नहीं ठीक है, पूछेगा। हमने क्या कहा, अनिल जी के कहने का मतलब ये था कि हमारे फोकस एरिया से बाहर होना चाहिए। ठीक है, मतलब यह कि हमारे नजर में होना चाहिए, लेकिन जब हम उसको मेमोराइज करने की बात करते हैं तो हम मान लीजिए कि आपने देखा होगा जो हमारा पार्क होता है, सेंट्रल पार्क की बात करते हैं, या जो हम कहते हैं कि कोर एरिया एक होता है, एक पेरिफेरल एरिया होता है, और एक 3 सब कैटेगराइज होता है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमारे कोर एरिया में होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हमारे पेरिफेरल एरिया में होंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इन जनरल होंगे, जहां तक सभी की एक्सेस होगी। तो ऐसे कैटेगराइज कर लीजिए अपने टॉपिक्स को। ठीक है, कि कोर एरिया में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पेरिफेरल एरिया में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो प्रश्न है वो जनरली लीक से हटके, तो ये आपके पेरिफेरल एरिया में होना चाहिए क्वेश्चन, और कोर एरिया में क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। बातें समझे? यस सर। तो इस तरीके से डिसाइड कर लीजिए, सब कैटेगराइज कर लीजिए टॉपिक्स को,
और फिर उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। बातें स्पष्ट हो गई नीरज? हाँ सर, बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन जानकारी तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का जब तक डिफरेंस नहीं करेंगे, डिफरेंस तभी करेंगे जब तक हमको राष्ट्रपति के बारे में पूर्णतः पता नहीं होगा और राज्यपाल के बारे में पूर्णतः पता नहीं। वो तो हम सर क्या वो कह रहे हैं, क्वेश्चन आप लिखने के बात टाइम में समझ रहे हैं सर, वो समझ रहे हैं कि वो हमने अपना क्या अपना एक कहा, कैटेगरी बना लेना है। तो आपकी स्मार्ट एक रणनीति नंबर पर यही रखना होती है है ना। राज्यपाल को। ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कहा कि आप राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए। जब नहीं सर, कोर वो भी एरिया हम का नहीं मतलब कर, क्या नहीं, होएगा बात इसमें? को हम समझा नहीं पा रहे सर। रिवीजन पर्पज में आगे जाना, और अभी जब तैयारी के शुरुआती फेज में है तो एक समग्रता के साथ अध्ययन करना चाहिए हर एक टॉपिक का। ठीक है, जो आपके एग्जाम के हाँ पॉइंट ऑफ सर। व्यू से महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए, तो आप लोग कल होमवर्क लिख लीजिए कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसको पेन डाउन करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य को पेन डाउन करना है, और बाकी इसके जो इश्यूज हैं उस पे हम लोग परिचर्चा कर लेंगे। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। यस सर। आप लोगों ने आंसर लिखना बंद कर दिया है, क्यों? आंसर तो आंसर लिखना भेजे क्यों सर, बंद चेक किया नहीं आप हुआ लोगों ने? सर। हो जाएगा चेक, नया मेरे टॉपिक एंड की बात मिला छोड़ नहीं। दीजिए आप लोग। हाँ सर, एक क्यों? क्वेश्चन और फिर रात में इसमें आ सभी जाएगा सर, क्वेश्चन वो लिख लिया तैयारी हो डीपीएसपी रहा है का? सर। डीपी नहीं सर। डीपीएसपी का सभी क्वेश्चन लिख लिया आपने अनिल? ये एक लिखे है सर, 3 था तो एक लिखे। टाइम मिलता नहीं है सर, रात में चले गए थे ड्यूटी। आप लोग आंसर पे काम कीजिए। जो मेजर, देखिए, तैयारी का पर्पस तभी है जब आप लोग अपने राइटिंग स्किल पे काम कीजिएगा, और वो तभी आएगा जब आप जितना आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके आंसर में रचनात्मकता आएगी, उतना ज़्यादा इनोवेशन होगा, उतना ज़्यादा भाषागत सुधार होगा, चीज़ों को समझ में आएगी कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ओके, चलिए फिर, गुड नाइट। ओके सर, ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। आगे गुड चलिए, नाइट सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए। खुश रहिए, बहुत ठीक बड़ा है ना आदमी सर। बनिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। खुश रहिए, बहुत बड़ा आदमी बनिए, डीएसपी बनिए, बिहार सिविल सर्विसेज बनिए। थैंक यू सर। वेलकम। राज सर, हेलो राज सर। म्यूट है सर। हाँ बताएं। सर आज वाला वीडियो दे दीजिएगा सर, हाँ हाँ सुबह वाला। ठीक है। सुबह का सर, सुबह का कुछ छूट गया था बार लास्ट टाइम का। हाँ हाँ दे ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। कुछ समझ में आया क्लास? हेलो। हाँ कुछ समझ में आया क्लास? हाँ सर, समझ में आ रहा है।